हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी अकबरपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी के बारे में कहना है कि जमी बोलेगी गगन बोलेगा, जमी बोलेगी गगन बोलेगा, कली बोलेगी चमन बोलेगा। जमी बोलेगी गगन बोलेगा, कली बोलेगी चमन बोलेगा। और जब कोई पूछेगा एसएससी के बारे में तो अकबरपुर के कनकन बोलेगा, अकबरपुर के कनकन बोलेगा। आज के इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आसान भाषा में जानेंगे, बहुत आसान भाषा में। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम लोग ये जानेंगे क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो अब यूरोप तो समझ रहे कि एक महाद्वीप है और ये क्या है राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द राष्ट्र और दूसरा शब्द वाद। तो राष्ट्र तो समझ रहे देश नेशन हो गया, और वाद जो हो गया, वाद का मतलब होता है भावना या विचारधारा, है ना। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, अर्थात जब कोई व्यक्ति या शासक के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न होता है तो वही भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। ये आपके सबसे सटीक और आसान भाषा का उत्तर हो गया। हालांकि इसको दूसरा शब्द में अगर उत्तर देना हो तो आप यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर एकता की भावना उत्पन्न करती है। अब जैसे राष्ट्रवाद क्या है, अब कुछ उदाहरण कि सर कुछ उदाहरण क्या होगा, तो अब देखिए, अब हमारा देश जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा और उसके बाद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने राष्ट्र के लिए अपनी प्राण की आहुति दे करके देश को स्वतंत्र करा दिया। तो यही भावना जो है, जो देश के प्रति प्रेम स्नेह लगाव जो होता है अपने राष्ट्र के प्रति, वही भावना क्या होता है राष्ट्रवाद कहलाता है ना। अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम जो होता है वही क्या होता है राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसा कि आपने उत्तर दिया हुआ है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, अर्थात जब कोई व्यक्ति या शासक के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो यही भावना क्या कहलाता है राष्ट्रवाद कहलाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में है, आपको याद हो जाएगा, एक बहुत जरूरी भी है। दूसरा क्वेश्चन है मेजनी कौन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली का एक साहित्यकार एवं योग्य सेनापति थे। वे गणतांत्रिक विचारों के समर्थक भी थे। मेजनी इटली का एक, अब चीजों को क्या होता है, अगर प्रश्न को आप कहानी की तरह समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और उत्तर को अगर पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। और ऐसे अगर कहानी की तरह उत्तर को समझिएगा तो नहीं याद होगा, लेकिन अगर पॉइंट वाइज, जैसे इसमें देखिए पहला आंसर क्या है, मेजनी कौन था। इसका उत्तर देखो है मेजनी इटली का साहित्यकार। मेजनी इटली का साहित्यकार था। एक पहला पॉइंट हो गया मेजनी इटली का, पॉइंट वाइज समझिए। मेजनी इटली का साहित्यकार था जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। पहला पॉइंट कि मेजनी कौन था, इटली का एक साहित्यकार था। वे कैसे विचारों के समर्थक थे, तो वे गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। योग्य का मतलब होता है लायक, है ना। अब जैसे अब कोई टीचर्स है तो पढ़ाने के लायक है तो पढ़ा रहा है तो वो लायक होता है। अब कोई भी काम होता है तो जो योग्य का मतलब होता है लायक, तो ये होता है पहला पॉइंट कि मेजनी इटली का साहित्यकार था जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। एक पॉइंट यहां से हो गया यहां तक। दूसरा पॉइंट, वे क्या थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। वे गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति भी थे। उन्होंने, और एक बात जानिए, इटली के एकीकरण में, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट इटली के, कहा इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा पॉइंट हो गया इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। और चौथा पॉइंट, उनमें व्यवहारिक गुण कम एवं आदर्शवादी गुण अधिक था। अब बच्चा सोच रहा होगा व्यवहारिक, अब ये व्यवहारिक गुण, वो जो है व्यवहारिक गुण कम था, मतलब वो चीजों को प्रैक्टिकली होता है ना अपने जीवन में उतारना, तो ऐसे चीज उनके अंदर कम था। और आदर्शवादी, वो किताबी कीड़ा जो कहते हैं ना, उनको किताबी गुण उनके अंदर अधिक था, मतलब कि किताबी भाषा को वो अधिक ज्यादा था उसमें। और व्यवहारिक गुण जो था प्रैक्टिकली वो चीजों को बहुत कम था। मेजनी इटली के एकीकरण का उद्देश्य से
1831 में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया था। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है इसलिए इसको हम लिख दिए हैं। अति लघु उत्तर ये तो ज्यादा लंबा नहीं किया है, लेकिन आपको हम बता दिए मेजनी ने इटली के एकीकरण के उद्देश्य से 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या वजह थी। सबसे पहले आप एकीकरण की अगर बात करें, एकीकरण क्या होता है, तो एकीकरण का मतलब होता है एकत्रित करना, है ना। एकीकरण का मतलब एकत्रित करना, और एकत्रित क्या है, तो जैसे इस जर्मनी के एकीकरण का एकत्रित करना, तो जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक एकीकरण संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या था, जर्मनी के एकीकरण की निम्न वजह थी। जैसे पहला वजह जो था, जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में, जर्मनी एकीकरण से पूर्व जो था ना, छोटे छोटे राज्यों में विखंडित था और सब अलग अलग। अब क्या होता है उसमें, अब अगर आपके कोई मित्र है और आप मित्र का सहायता नहीं करेंगे तो मित्र आपका सहायता करेंगे नहीं करेंगे, और उन लोगों के अंदर, जर्मनी के लोगों के अंदर यही बात का अभाव था। जैसे जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित होना, और विखंडित इसलिए था, अब जो दूसरा राज्य को कुछ हुआ तो इसको कोई मतलब नहीं, इसको कुछ हुआ तो इसको कोई मतलब नहीं। वो बिल्कुल उनके अंदर जो है ना, एकता का भाव नहीं था, वो एकत्रित नहीं थे, और जब तक एकत्रित नहीं होंगे तब तक एकीकरण नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताओं का मौजूद होना, मतलब उनके अंदर जो था ये सब विषमता है, मतलब ये सब चीज नहीं था। वो अपने समाज के प्रति एक नहीं थे, वो अपने धर्म के प्रति नहीं थे, अपने राज्य के प्रति एकत्रित नहीं थे, तो ये था। तीसरा पॉइंट है, उनमें राष्ट्रवाद की भावना, चूंकि पहले बताए आपको, क्या बताए कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, और राष्ट्र के प्रति उनके अंदर प्रेम स्नेह जो था वो नहीं था। जब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम स्नेह जागा तो एकीकरण हुआ। उसके बाद चौथा पॉइंट, शक्तिशाली राष्ट्र परिषद द्वारा इन राज्यों पर अधिकार बनाए रखना। अच्छा बताइए, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज हम लोग भारत जो है लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा। अंग्रेज कभी चाहेगा कि भारत आजाद हो जाए? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उस कहीं ना कहीं उनका क्या है, हमारे ऊपर प्रभाव था। तो इसीलिए परसा कभी नहीं चाहता था कि क्या हो, परसा कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, कभी नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। अब जानते हैं मेटरनिक युग क्या है, या फिर जानते हैं कि मेटरनिक के आने से कैसे नए युग, एक युग का अंत और एक युग का शुरुआत हुआ। जब मेटरनिक आया तो मेटरनिक के आने के बाद एक नए युग का आगमन हुआ और एक पुराने युग का समापन हुआ। तो जैसा कि मेटरनिक युग क्या है, सन 1815 से, ये डेट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कब हुई थी या वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। तो वियना सम्मेलन जो है सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के साथ शुरुआत हुआ, और 1848 ईस्वी में क्या हो गया, इसका अंत हो गया था। तो सन 1815 में वियना सम्मेलन। अब युग क्या है, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक के समय को ही, समय या काल एक ही चीज हुआ। तो 1815 से 1848 ईस्वी के समय को ही यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है ना। यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब कोई बात है ना, आप कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वजह होता है। तो क्यों कहा गया था, क्योंकि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के साथ मेटरनिक युग का क्या हुआ, 1800, याद रखिए इस पॉइंट को, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के साथ मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ, और 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस युग का क्या हो गया, अंत हो गया। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस युग का अंत हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।